Hello everyone, myself Shruti Bhatt. Today I am going to start class 8th NCERT. My subject is social and political life. Basically it belongs to civics. So unit 1 is our constitution. Our constitution means हमारा संविधान. So before starting this chapter, it's just an introductory class. Okay, I will give you the overview as well as the introduction. So after this, you can clear a lot of things in your mind. Then it will be very easy to understand the whole chapter. So now let's start the class. So I want to tell you a story today. A story of that time when India is not as a country but just as the group of kingdoms. उस समय की बात करेंगे जब इंडिया एक कंट्री नहीं था, एक कंट्री की तरह यूनाइटेड नहीं था, बल्कि उस वक्त इंडिया क्या था, कुछ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप था कुछ किंगडम्स का. नॉट ओनली कुछ किंगडम, देयर वर मोर देन 400 किंगडम्स आर एग्जिस्टिंग. हमारे इंडिया में 400 प्लस किंगडम्स जो थे वो उस समय एग्जिस्ट करते थे. सो बेसिकली दीज किंगडम्स आर इन द डिफरेंट पार्ट. जो किंगडम्स थे अलग अलग पार्ट में थे. इनकी जो आइडेंटिटी होती थी वो अलग अलग हुआ करती थी. इनकी जो लैंग्वेजेस होती थी वो डिफरेंट हुआ करती थी. इनका जो कल्चर था वो डिफरेंट था. इनका जो ट्रेडिशन था वो डिफरेंट था. ओके, फूड एज वेल एज जो इनके लुक्स थे वो भी डिफरेंट थे. बेसिकली अगर आज भी हम देखें सो इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स है वहाँ के लोग जो है डिफरेंट फूड खाते हैं एज वेल एज जो उनका लुक्स है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो there is 400, more than 400 kingdoms were existing. They have different identities, languages, culture, tradition, food and looks. So इन सारे किंगडम्स में हमेशा क्लैशेस चलते रहते थे. क्लैशेस मतलब होता है हमेशा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े. सो इनका बेसिकली एम होता था किसी और किंगडम्स को अपने किंगडम्स के मतलब कि जगह बढ़ाने का, बेसिकली जो एरिया था वो बढ़ाने का इनका एम हुआ करता था. सो हमेशा इनके जो इर्द गिर्द है, इस ड्यूरेशन के इर्द गिर्द एज वेल एज इनकी जो लाइफ जो हुई, इनके जो टाइम रहा, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे क्लैशेस हुए थे. अब अगर सोसाइटी की बात करें, बेसिकली इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी को हमेशा किसी भी सोसाइटी में एक जो धागा होता है वो हमेशा वहाँ के जनता को बांधा हुए रखता है. सो इंडियन सोसाइटी में धर्म एक धागा था जो उसको बांधे रखने का काम करता था. सो अगर हम धर्म की बात करें सो बेसिकली इंडिया में 85% से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहा करती थी. ओके, एंड रिमेनिंग जो 15% हुआ करते थे वो अदर हुआ करते थे, यानी कि अदर रिलीजन एग्जिस्ट करते थे. सो बेसिकली यदि हिंदूज को देखा जाए सो यहाँ पर जो डिफरेंस था, बहुत सारे डिवीजन हुआ करते थे हिंदूज में. ये जो थी कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई थी, वर्ड्स में डिवाइड कर दिए गए थे हमारी पॉपुलेशन को. सो हम इस वर्ण के बारे में देखते हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम था ये इंडियन की हिस्ट्री को, इंडिया के पीपल को कैसे अफेक्ट करता है. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ ब्राह्मण्स. जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था. वाई दे कंसिडर्ड सुपीरियर? बिकॉज दे हैव नॉलेज ऑफ वेदास, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता था वेद का. एज वेल एज दे आर फेवरेट्स फॉर द रूलर, यानी कि जो किंग होते थे, जो रूलर्स होते थे, उनको बहुत ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा प्रिफर करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड करते थे. ओके, बिकॉज दे हैव नॉलेज. सो जो बेसिकली प्रिस्ट का काम हुआ करता था, जो पढ़ाई लिखाई, जो एजुकेशन का राइट हुआ करते था वो ब्राह्मण को ही हुआ करता था. इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी क्षत्रिय. सो क्षत्रिय कैटेगरी में वो लोग आते थे बेसिकली हु आर वॉरियर्स. ओके, हु आर कमांडोज, जो बेसिकली सोल्जर्स का काम करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे. सो ब्राह्मण्स के जो नीचे वाला जो कैटेगरी था वो क्षत्रिय कंसिडर किया गया. इसके बाद आता था वैश्य.
वैश्य मीन्स बेसिकली द persons who belongs to a business or a businessman or a craft person or a tradesman. So businessman, क्राफ्ट पर्सन और जो ट्रेडमेन्स थे वो बेसिकली वैश्य कैटेगरी में कंसिडर किए गए। अब इसके अलावा जो सबसे लोअर कैटेगरी थी वो थी शूद्रास की। शूद्रास और दलित्स, इन्हें दलित्स भी कहा जाता था। सो जो बेसिकली दलित कम्युनिटी थी ये सबसे ऑप्रेस्ड यानी कि सबसे ज्यादा दबी कुचली सोसाइटी के लोग माने जाते थे। दैट्स बिकॉज कि जो जितने भी सोसाइटी से जो छोटे काम होते थे वो इन्हीं को दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एक्सक्रीटा उठाना, वन मोर थिंग, जैसे किसी गांव में किसी एनिमल की डेथ हो गई सो उसकी साफ सफाई करना, नालियां साफ करना, ओके, जितने भी छोटे काम थे इन्हीं को दे दिए गए थे। सो इनके ये जो काम थे इस वजह से कुछ जो है बहुत सारे सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में थे। लाइक जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे जो बेसिकली अपर कास्ट थी वो सब इनको अनटचेबल्स मानते थे। इनको छुआछूत की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती थी। ओके, सो वन मोर थिंग इज दे हैव नो राइट्स। ओके, दलित्स हैव नो राइट, नो एजुकेशन, नो अपॉर्चुनिटीज, ओके, नो लैंड, नो प्रॉपर्टी। ना ही उनके पास अधिकार थे, ना ही उनके पास एजुकेशन थी, ना कोई अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ और कर सके। ओके, जो हमेशा से चलता आ रहा था, जैसे किसी के पेरेंट्स किसी काम को कर रहे हैं, लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा उठाने का काम कर रहे हैं, सो उनकी जो नई जनरेशन होती थी उनको भी वही काम करना पड़ता था। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट उस ड्यूरेशन में नहीं हो रही थी। ना ही प्रॉपर्टी होती थी उन लोगों के पास, प्रॉपर्टी रखने का जो राइट था वो उनको नहीं था। ओके, बेसिकली उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। सो ये सारी चीज़ें उस ड्यूरेशन में सोसाइटी में चल रही थी। इसके अलावा यदि हम देखें सो हमारे यहाँ पर हमेशा से जो है जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। सो मेंस एंड वुमेन्स में जो डाइवर्सिटी हुआ करती थी, जो डिफरेंसेस हुआ करते थे वो हम देखते हैं। बेसिकली मैन हैव मोर राइट्स देन वुमेन। बेसिकली जो मैन होते थे, जो आदमी होते थे, इन लोगों को बहुत सारे राइट्स थे। बहुत सारे राइट्स किन आदमियों के थे? जो अपर कैटेगरी में आते थे। ओके, जो अपर कैटेगरी में जो लोग आते थे उन आदमियों के पास बहुत सारे अधिकार होते थे। बट वुमेन अगर अपर कैटेगरी में भी है और लोअर कैटेगरी में भी है, ओके, यानी किसी भी कैटेगरी की वुमेन्स के पास ना ही कोई आइडेंटिटी होती थी, ना ही अपॉर्चुनिटी होती थी, दे हैव नो प्रॉपर्टी एज वेल एज नो राइट्स। ना कोई अधिकार, ना कोई आइडेंटिटी। बेसिकली उनकी आइडेंटिटी क्या होती थी? जैसे कि कोई उनके हस्बैंड, जो भी उनके हस्बैंड है उनके नाम से जाना जाता था, ये इसकी वाइफ है, ये उसकी बेटी है, या ये उसकी बहन है, लाइक दिस। ओके, इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी, खुद का कोई नाम नहीं होता था, क्योंकि उस ड्यूरेशन की सोसाइटी ने ही इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी वुमेन्स को कि वो अपने आप की आइडेंटिटी क्रिएट कर पाए। सोशल इवल्स उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। सो इसके अलावा क्या हुआ उस ड्यूरेशन में 15th सेंचुरी के आसपास, ओके, 15th सेंचुरी के आसपास हमारे कंट्री में इन्वेजन होता है, आगमन होता है ब्रिटिशर्स का। सो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया की हिस्ट्री को जो है अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। वन मोर थिंग कि ब्रिटिशर्स की आदत होती थी किसी भी चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करना, उसके नेचर की स्टडी करना और उसके बाद उस पर वर्क करना। ओके, सो ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। एक तो जो किंगडम्स है, जो यहाँ के राजा है वो आपस में लड़ते रहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की कॉमन सोसाइटी है, वहाँ पर ऊंच नीच का भाव बहुत ज़्यादा है। एज वेल एज द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, बहुत सारे डिफरेंस है। यहाँ के जो लेडीज और जेंट्स के जो अधिकार है उनमें इन लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से
सीख के या यहाँ से पकड़ के अपने कंट्री में लेके चले गए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जो मैन एंड वुमेन का जो हाल था इस ड्यूरेशन में। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना सारा का सारा दबदबा पूरी कंट्री में बना लिया। इनके लिए ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया को जो है बांटना, इंडिया को चलाना इनके लिए इजी इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्लैशेस हमेशा होते रहते थे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंड के नाम पे। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस का नेचर समझ चुके थे कि इन्हें हम कास्ट के नाम पे और ये जो सोशल इविल्स है इनके नाम पे काफ़ी ज़्यादा हम बांट सकते हैं। सो आफ्टर दिस काफ़ी ज़्यादा समय तक के इंडिया की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर से परेशान रही। अब फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स के से लड़ाई करनी शुरू की। यानी कि अब उनका मेन एम बन गया था, उनका मोटो था कि अब हम जो है ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर निकालेंगे। सो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स की ब्रिटिशर्स के साथ। और कभी कभी क्या होता था, ब्रिटिशर्स या तो युद्ध जीत जाते थे या तो युद्ध हार जाते थे। सो युद्ध हारने की कंडीशन में ये होता था कि कुछ दिन तो वो उस एरिया से दूर रहते थे, बट अगेन दे कम टू दैट एरिया, फिर से वो उस एरिया को एक्वायर कर लेते थे, फिर से अपने कब्जे में ले लेते थे। सो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इस ड्यूरेशन में ये समझ में आ गया था कि जो लड़ाई झगड़े हैं, जो युद्ध है, इनसे तो ब्रिटिशर्स भागने वाले नहीं हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ब्रिटिशर्स को हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाए। ओके, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा कि अब हम सारे इंडिया को यूनाइट करते हैं, यानी कि सारा ऊंच नीच का भेद खत्म करते हैं, ये जो जाति प्रथा है इसको कम कर देते हैं, एज वेल एज जो किंग्स जो आपस में लड़ रहे हैं इन सबको हम समझाते हैं कि अब आप ये सारी चीज़ें छोड़ के भारत को आज़ाद कराने में, फ्रीडम फाइटिंग में मतलब फ्रीडम फाइटिंग के जो भी आंदोलन हो रहे थे उसमें आके हिस्सा लीजिए। अब इंडिया के लिए ये करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये डिफ़िकल्ट इसीलिए था क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में थी। मोर देन 400 किंगडम्स इंडिया में थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी उसमें डाइवर्सिटी थी, मैन एंड वुमेन के राइट नहीं थे। सो इंडिया को एक जगह पे यूनाइट करना बहुत मुश्किल था। इस ड्यूरेशन में आज के डेट में हमारे पास मोबाइल्स है, न्यूज़पेपर्स है, टेलीफोन है, बहुत सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बट उस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था और ये ट्रैवल भी बहुत लंबा होता था। ओके, तो ये ट्रैवल कर करके लोग जाते थे और लोगों को समझाते थे कि हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना है। सो आप लोग एज्यूम कर सकते, आप लोग इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं अपने माइंड में कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। इंडिया को जो बेसिकली बनाने वाले लोग हैं, जो इसका निर्माण करने वाले लोग हैं एज अ कंट्री, उनको ये चीज़ें कितनी मुश्किल, कितनी टफ गई होगी। किसी कैटेगरी से लोगों को लाना, किसी राजा को ये समझाना कि अब आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, किसी का अपनी फैमिली को छोड़ के आना, अपनी जो लाइफ है गृहस्थ लाइफ उसको छोड़ के आना लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। क्योंकि बेसिकली जो दलित कम्युनिटी के लोग थे उनके पास तो खुद ही राइट नहीं थे, उनके पास तो खुद ही खाने के लिए भोजन नहीं हुआ करता था कि वो अपनी घर परिवार छोड़ के फ्रीडम फाइटिंग में जो है अपना योगदान दे। सो लोगों को जगाना और ये सारी चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ओके, सो फ्रीडम फाइटिंग होने के बाद जो भी आंदोलन हमारे देश में चले, इसके बाद जो हमारे देश में सब कुछ हुआ, हमारे देश को आज भी एक यूनाइट कंट्री यानी कि एकता वाली कंट्री, जिसमें एकता भरपूर मात्रा में है, ऐसी देखी जाती है। सो हम उस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में ये जितनी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की जा रही थी। सो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जब भारत आज़ाद हो गया, एक समय बाद जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद ये देखा कि हमको बांधे रखने के लिए, यानी कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो,
ये जो सारे क्लैशेस चल रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी लेवल पे जो एविल प्रैक्टिसेस हो रही है, सोशल एविल्स की जो प्रैक्टिसेस हो रही है, कोई भी आके हमारे भारत को कब्जा कर लेगा, ये सारी प्रैक्टिसेस ना हो, हमेशा हमारा भारत एक जो है एक ही बना रहे। एक ही बना रहे का मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा हमारे देश में एग्जिस्ट करती रहे, इसके लिए हमें कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी हमारा भारत का संविधान, अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि देश को एकता में पिरोने के लिए, देश को बांधे रखने के लिए, ओके, बहुत सारे क्लैशेस जो आप लोग जानते हैं उन सब से दूर रखने, देश को बांधे रखने, बहुत सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी इंडिया को यूनाइट रखने के लिए हमें किसी ऐसे ऑप्शन की जरूरत थी। ओके, सो वो ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे स्कूल में, क्यों हमारे कॉलेजेस में ये इतने ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ओके, और हमें इसका नॉलेज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये अब आप लोग समझ पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, ये सारा इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा। इसके बाद अब हम एनसीईआरटी की बुक को रीड करेंगे और उस सारे चैप्टर्स को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। सो द एवरी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Everyone has to read NCERT must in his or her life. So that's it for today. Thank you.